हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के ऑनलाइन वीडियो क्लास पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अब क्लास 11 में हो। 11 में हम बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। देखिए, बायोलॉजी के बाद जब मैं कर रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि हम किसको लेकर डील करते हैं। हम बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर डील करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर में ये जरूरी है ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में थोड़ा सा जान ले। इसीलिए तो हमारे सबसे पहला चैप्टर जो है उसका नाम ही है डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होगा? डाइवर्सिटी मतलब जो वेरिएशन। हम आसपास इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, कुछ को तो खाली आंखों से देख पाते हैं, कुछ को नहीं देख पाते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है। तो इन सभी को लेके जो हम डील करेंगे उसी को बोलेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला पड़ाव हमारे इस चैप्टर का। देखिए, इस चैप्टर को जानने से लिए सबसे पहले हमें जो जानना पड़ेगा वो है हायरार्की ऑफ लाइफ। अभी हायरार्की का मतलब क्या है? हायरार्की का मतलब होता है स्टेप्स। अभी इस स्टेप्स को सही तरीके से जानने के लिए हमें इस फ्लोचार्ट जो है, ये जो एक फ्लोचार्ट देख पा रहे हो, इस फ्लोचार्ट को सही तरीके से ऑब्जर्व करना होगा। चलिए शुरू करते हैं इस फ्लोचार्ट को एक एक बारीकी से पहचानना। सबसे पहली बात जो है, देखिए ये है क्या? ये एक एटम का पिक्चर दिया हुआ है। देखिए, एटम से क्या बनता है? मॉलिक्यूल बनता है। एटम से मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं? देखिए, अगर मैं आपको बात करूं कि ये है एक मॉलिक्यूल, दैट इज H2O। हम सभी को पता है ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है। एटम से मॉलिक्यूल कैसे बना? अगर इसको मैं इसके अंदर जाऊं तो मैं क्या पाऊंगी? मैं पाऊंगी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये दोनों एटम और एक ऑक्सीजन एटम। देखिए, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का फीचर कैसा है? हाइड्रोजन तो गैसियस है, ऑक्सीजन जो है वो भी गैसियस है। लेकिन जब मैं दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम इसको मिला के जब मैं बात कर रही हूँ हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल का, तब उसका क्या कैसा नेचर है? ये पानी बन गया। इसका मतलब एटम जो है और मॉलिक्यूल जो है, इसमें बेसिक डिफरेंस यही है, हम केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मॉलिक्यूल में एटम अपना खुद का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो रिटेन नहीं करता है, राइट? तो देखिए, एटम से बनते हुए मॉलिक्यूल। अभी मॉलिक्यूल से क्या बनेगा? एटम से अगर मॉलिक्यूल बनते हैं तो मॉलिक्यूल से बनेगा सेल्स। अभी मैं ये कैसे बोल रही हूँ कि मॉलिक्यूल से कैसे सेल बनता है? देखिए, अगर मैं कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर को डिसमेंटल करूं, यानी कि सेल्स के अंदर क्या है ये स्ट्रक्चर में जानने की कोशिश करूं, तो मैं क्या पाऊंगी? सेल्स के अंदर मैं कार्बोहाइड्रेट्स पाऊंगी, प्रोटीन्स पाऊंगी, डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स पाऊंगी, पेंटोज शुगर पाऊंगी। तो ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही तो है। इसीलिए सेलुलर स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। तो एटम से बनते मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से बनते सेल। अभी ये जो सेल्स हमारे बन गए, सेल से क्या आएगा? सेल से आएगा टिश्यूज। सेल से टिश्यूज कैसे आते हैं? देखिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? एक ही तरीके का सेल जो एक ही तरीके का फंक्शन करते हैं उसको क्या कहा जाता है? टिश्यूज। यानी कि a bunch of और a group of cells जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली एक जैसा हो, उसी को हम टिश्यूज बोलेंगे। तो एक जैसे सेल जो एक जैसा काम करते हैं वो क्या बनेगा? टिश्यूज। अभी देखिए, टिश्यूज से क्या बनता है? टिश्यूज से बनता है ऑर्गन्स। कैसे? देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है। यहाँ पे जो स्टमक का जो पिक्चर दिख रहा है, आप स्टमक को ले लीजिए। स्टमक में क्या है? बहुत सारे टिश्यूज है, a bunch of cells जो एक साथ होके स्टमक का काम को अंजाम दे रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं? bunch of tissues वो मिलके क्या बना? एक ऑर्गन फॉर्म किए। ठीक है, अभी ऑर्गन से क्या बनेगा? देखिए, ऑर्गन से क्या बना? ऑर्गन सिस्टम। ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर। ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का पिक्चर, जिसके अंदर क्या है? ये स्टमक का पिक्चर आप देख पा रहे हो। तो क्या हुआ? डाइजेस्टिव जो हमारा सिस्टम है वहां पे बहुत सारे ऑर्गन्स है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपका लिवर आता है, आपका पैनक्रियास आता है, आपका स्प्लीन आते हैं, आपका इंटेस्टाइन्स आते हैं। ये हर एक जो ऑर्गन है अलग अलग तरीके का टिश्यू से फॉर्म हुआ। टिश्यू से बनते ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम।
अब अगर मैं आपको पूछूं कि आपके बॉडी पे क्या सिर्फ एक ही ऑर्गन सिस्टम है, सिर्फ डाइजेस्टिव ऑर्गन सिस्टम? बिल्कुल भी नहीं। आपकी बॉडी पे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद है। आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम्स मौजूद है, आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम तो है ही, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो अगर बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ कॉम्पैक्टली काम करने लगे तो किसको चलाएगा? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से बनते ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम से बनेगा ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम, यानी कि आप। ठीक है, अभी ऑर्गेनिज्म से क्या फॉर्म होगा? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलके इकट्ठे बनाता है उस ऑर्गेनिज्म का पॉपुलेशन, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन। अब अगर बहुत सारे पॉपुलेशन एक साथ होके क्या बनाएगा? आगे आएगा कम्युनिटी। अभी कम्युनिटी से क्या बनता है? कम्युनिटी से बनता है इकोसिस्टम, क्योंकि वो कम्युनिटी जहां पे रहेगा, वो कम्युनिटी जहां पे सस्टेनेबल होगा, वहां पे सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी फॉर्म नहीं होगा। वहां पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होंगे, वहां पे एनिमल्स होंगे, वहां पे पेड़ पौधे होगा। तो ये सब कुछ मिलके बनाएगा इकोसिस्टम। अभी इकोसिस्टम से क्या बनेगा? इकोसिस्टम से बनेगा हमारा बायोस्फीयर, यानी कि हमारा अर्थ, जहां पे हम रह रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं अभी आपको ये एक्सप्लेन करूं, ये जो हमारा फ्लो चार्ट था, देखिए एटम से बनते मॉलिक्यूल, एक बार पिक्चर से उसको जरा कनेक्ट कर लीजिए। एटम से बनते मॉलिक्यूल, एटम से बनते मॉलिक्यूल, फिर मॉलिक्यूल से बनते सेल, मॉलिक्यूल से बनते सेल, सेल से बनते हुए टिश्यूज, सेल से बनते हुए टिश्यूज, टिश्यू से ऑर्गन, टिश्यू से ऑर्गन फॉर्म हुआ, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बने ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम से डेफिनेटली बने ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से बने पॉपुलेशन, तो ऑर्गेनिज्म से बने पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम से अल्टीमेटली इट लीड्स टू द बायोस्फीयर। तो ये है द हायरार्की ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ बनने का स्टेप्स। देखिए अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द नीड फॉर क्लासिफिकेशन। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो सकता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होगा ग्रुपिंग। मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म को अगर मैं ग्रुपिंग करना चाहूं तो उसी को हम क्लासिफिकेशन बोलेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल्स में समझते हैं। देखिए इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए सबसे पहला बात जो दिमाग में आता है कि भैया इस क्लासिफिकेशन का जरूरत क्या है, क्यों हम इसे पढ़े, क्यों हम इसे करें। चलिए देखते हैं। देखिए सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसको ऐसे स्कैटर होके स्टडी करना, मतलब रैंडमली स्टडी करना तो इम्पॉसिबल है। तो हमें ऐसा कुछ ना कुछ डिवाइस चाहिए, ऐसा कुछ ना कुछ तरीका चाहिए ताकि हम उसे स्टडी कर सके। इस स्टडी करने का जो पॉसिबिलिटी है इसको हम कर सके, ये हमारे लिए जरूरी है। और इसी को, ये जो प्रोसेस होगा मतलब स्टडी करने का सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसी को हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन को अगर आप बोले कि इसको डेफिनेशन के तौर पे कैसे लिखा जाए, चलिए देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऐसा एक प्रोसेस है, मैं पहले ही बोल चुकी हूं ये क्या है, ये प्रोसेस है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कुछ भी ग्रुपिंग किया जा सकता है, कुछ भी ग्रुप पे डाला जा सकता है उसको इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज। मतलब कैटेगरीज कन्वीनियंट होनी चाहिए। कैसे कन्वीनियंट होनी चाहिए? क्या बचपन में वो जो चींटी और हाथी का जो कहानी पढ़े थे, चींटी और हाथी दोनों को आप एक ग्रुप पे डाल सकते हो? नहीं। कैसे नहीं डाल सकते? क्योंकि आपको खाली आंख से देख के पता चल रहा है। कन्वीनियंट कैटेगरीज, ये दोनों कन्वीनियंटली सेम कैटेगरी में नहीं आ सकता। और देखिए मैं जब बोला कि आपने क्या किया, आपने खाली आंखों से देख के पता चला आपको, मतलब सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, कैरेक्टर्स जो थे आप इजीली ऑब्जर्व करके बोल सकते हो कि नहीं भैया ये दोनों एक ग्रुप में नहीं आ सकता, तो इसी को हम क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं। ठीक है, अभी ये क्लासिफिकेशन में एक बात जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ये कैटेगरीज क्या है? ये कैटेगरीज को हम बोलेंगे साइंटिफिकली टैक्सा। अब इस टैक्सा का क्या कंसेप्ट है? देखिए मान लीजिए कि आप स्कूल पे लाइब्रेरी पे गए हो, तो वहां पे क्या रहता है, बहुत सारे कबर्ड्स रहते हैं, उसमें शेल्फ्स रहते हैं। अभी ये जो रूम है ये आपका लाइब्रेरी है, ये जो रूम है ये आपका लाइब्रेरी है। यहाँ पे बहुत सारे हैं कबर्ड्स, कबर्ड्स पे है बहुत सारे शेल्फ्स। ठीक है,
अभी आपका जो लाइब्रेरियन है वो आपको बोला कि बेटा जाओ तुम जाके एक लिटरेचर का बुक लेके आओ, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले पूछोगे वो जो लिटरेचर का बुक है वो कौन सी लैंग्वेज का है, फिर आप पूछोगे कि कौन से स्टैंडर्ड का है, फिर आप पूछोगे कि ऑथर का नाम क्या है, क्योंकि वहां पे बुक्स जो अरेंज रहते हैं वो ऑथर की नाम वाइज मतलब अल्फाबेटिकली अरेंज रहते हैं। तो इतना सारा इंफॉर्मेशन आपको करेक्टली पाने के बाद आप पर्टिकुलरली उस कबर्ड में जाके पर्टिकुलर जो शेल्फ में वो ऑथर वाला जो आपका इनिशियल लिखा हुआ रहेगा वहां से वो बुक आप पिक कर पाओगे। तो अभी अगर मैं इस टैक्सा कॉन्सेप्ट को बोलूं तो क्या होगा, देखिए ये जो पूरा आपका लाइब्रेरी है जहां पे सारे के सारे बुक्स रहते हैं, बहुत सारे चीज रहते हैं, तो ये बड़ा वाला इसको मैं एक टैक्सा बोलूंगी। इसके अंदर जो कबर्ड है इसको भी मैं टैक्सा बोलूंगी, और उस कबर्ड के अंदर जो एक एक शेल्फ है उस एक एक शेल्फ को भी मैं टैक्सा बोलूंगी। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्यों, देखिए मैंने जब ऐसा बोल रही हूं कि हर एक चीज मतलब जो बड़ा वाला वो भी टैक्सा, उससे छोटा वाला वो भी टैक्सा, उससे छोटा वाला वो भी टैक्सा, क्योंकि टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स। जो बड़ा वाला हो वो भी टैक्सा बड़ा लेवल में, उससे छोटा वाला वो भी टैक्सा मीडियम लेवल में, उससे छोटा वाला वो भी टैक्सा छोटा लेवल में। मतलब हर एक, अगर कुछ बड़े चीज के अंदर एक छोटा सा है उसके अंदर एक और छोटा सा है, हर एक लेवल को मैं टैक्सा बोलूंगी। समझ में आई बात? अभी देखिए अगर इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ रहे हैं, देखिए कैसे। एनिमलिया, कॉर्डेटा, मैमेलिया, ये सारे टैक्सा रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेवल पे। कैसे? एनिमलिया का मतलब होता है एनिमल्स, एनिमल्स बहुत सारे होते हैं, उसके अंदर आते हैं कॉर्डेटा। अभी देखिए कॉर्डेटा मतलब जिसका आप रफली पकड़ लीजिए, हम बोलते हैं किसको कॉर्डेट, जिसका स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट हो। तो हर एक एनिमल का तो स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं है। क्या है? आप अगर स्नेल्स को ले लो, आप अगर कॉकरोच को ले लो, क्या उसका स्पाइनल कॉर्ड आप पाओगे? नहीं पाओगे। उसका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट ही नहीं है, ये हम सबको पता है बचपन से। तो एनिमलिया जो है उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आता है कॉर्डेटा, सारे के सारे नहीं। तो एनिमलिया के अंदर अगर ये एनिमलिया रिप्रेजेंट करे तो उसके अंदर एक छोटा सा पार्ट आता कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अंदर एक और छोटा सा पार्ट आता है, सारे के सारे नहीं, आते हैं मैमल्स, क्योंकि सारे के सारे कॉर्डेट्स का मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहता है ना। क्या बर्ड्स का मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट है? प्रेजेंट नहीं है। तो इसका मतलब सारे के सारे कॉर्डेट्स मैमल्स नहीं है, तो कॉर्डेट्स में एक छोटा सा पार्ट आते हैं मैमल्स। इसका मतलब ये एक बड़ा, उसके अंदर एक छोटा, उसके अंदर एक और छोटा, हर एक लेवल को हम टैक्सा बोलेंगे। आई थिंक द कंसेप्ट ऑफ टैक्सा इज क्लियर फॉर यू। ठीक है, अभी देखिए ये जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रही हूं, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को ऊपर डिपेंड करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू डिफरेंट टैक्सा। किसके ऊपर? कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। मैं बोल रही थी कि एनिमल्स का कैरेक्टर, उसके बाद कॉर्डेट्स का कैरेक्टर मतलब वर्टिब्रल कॉलम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए, उसके बाद मैमल्स यानी कि मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मैं कर रही थी ना कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड करके ये टैक्सा का क्लासिफिकेशन। देखिए ये जो प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन करने का ये जो प्रोसेस है, इसी को हम बोलेंगे भाई टैक्सोनॉमी। ये एक नया टर्म है। तो व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमी? आ गया आपका आंसर, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रोसेस मैं बोल रही हूं कैसा प्रोसेस रहेगा? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा। डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के ऊपर, ये सारे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज। अभी ये कैसे समझाओ? चलो देखो, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जैसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सेम चींटी और हाथी वाला। इंटरनल स्ट्रक्चर, अभी कॉकरोच का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होगा, क्या आपका इंटरनल स्ट्रक्चर वही वाला सेम है? नहीं है, तो ये कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, जब हम सेलुलर लेवल पे स्टडी करेंगे तो देखेंगे एक जो ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल के अंदर कुछ चीजें रहता है। सपोज हमें सबको पता है कि प्लांट्स जो है, जो ग्रीन प्लांट्स है, उसके जो सेल पे हम क्या पाते हैं? ग्रीन पार्ट्स, मतलब उसके अंदर हम क्लोरोफिल पाते हैं।
क्या आप एक जो इंसान है उसके सेल, ह्यूमन बीइंग का सेल ले लो, उसमें क्या आप क्लोरोफिल पाओगे? नहीं पाओगे। इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी करना जरूरी है। अभी देखो डेवलपमेंटल प्रोसेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कैसे? देखो हमारे जब ह्यूमन बीइंग्स का जब बच्चे होते हैं, जो बच्चा पैदा होता है उसका कोई टेल रहता है क्या? हम देख पाते हैं? नॉर्मली नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब एक बेबी फिश जन्म लेता है या फिर एक बेबी बर्ड जन्म लेता है तो उसका टेल होता है, उसके फिन्स होते हैं, हमारे नहीं होते हैं। तो इसका मतलब डेवलपमेंटल जो प्रोसेस है उसमें डिफरेंसेस है। हमें पता है कि कुछ जो पेड़ होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें फ्लावर्स आते हैं, फिर उसके फल होते हैं। कुछ पेड़ ऐसा होता है, ये हमारा फाउंडेशन में क्लियर है 9-10 में। कुछ ऐसा प्लांट्स है जिसका कोई फ्लावर नहीं होता है लेकिन उसमें सीड्स पाए जाते हैं। तो इसका मतलब जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो तो डिफरेंट है, तो ये भी कंसिडर करनी चाहिए। उसके बाद देखिए जो इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मतलब कुछ कहाँ रहता है, कुछ मैराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं, कुछ फ्रेश वाटर है, कुछ टेरेस्ट्रियल है, कुछ एयरबॉर्न है, तो इसमें भी डिफरेंस है। तो ये सारे के सारे मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए कंसिडर करनी बहुत जरूरी है। अभी देखिए तो हमने क्या किया, अल्टीमेटली कैरेक्टराइजेशन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, उसके बाद हम देंगे उसका नाम, क्योंकि उसे पहचानना जरूरी है, कौन से नाम से बुलाएंगे हम उसको, तो नोमेनक्लेचर आता है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन, और ये सारे जो प्रोसेस है यही है बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए यहाँ पे आते हैं एक बात, जब हम लेवल्स एंड हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट है सिस्टमैटिक्स। अभी ये सिस्टमैटिक्स क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए इंसान हम जब है तो हमारा तो जानने का बहुत इंटरेस्ट रहता है कि कोई भी नया चीज है तो हम उसे जाने की ये क्या है, लेकिन क्या है कि हम किसके बारे में जानते हैं, सिर्फ उसकी डाइवर्सिटी जानना ही काफी नहीं है, उसका रिलेशनशिप भी हम चेक करते हैं। रिलेशनशिप कैसे चेक करते हैं? देखियो जब एक बच्चा, सपोज वो जू पे गए हैं, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स देख रहे हैं, वहां पे वो एक मंकी देखता है, वहां पे वो शिंपैंजी भी देखता है। मंकी और शिंपैंजी जो है बस साइज में छोटा बड़ा है, मंकी का एक बहुत बड़ा टेल है, शिंपैंजी का नहीं है, लेकिन एक फिजिकल सिमिलरिटी है। फिजिकल सिमिलरिटी एक अपरेंटली उसको देख के पता चलता है। मतलब वो बच्चा क्या कर रहा है, वो टैक्सोनॉमिकल जो स्टडी वो उसी उम्र से स्टार्ट करता है, ये तो इस जैसा दिखता है। देखिए हमें पता है कि जो कैट होता है, हम बोलते हैं कि लायंस और टाइगर्स आर द बिग कैट्स, तो हम वहीं पे टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का बस साइज और शेप थोड़ा सा बड़ा है, छोटा है, लेकिन एक मॉर्फोलॉजिकल रिजेम्बलेंस है दोनों में, तो हम वहीं पे करते हैं टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। हमारा जो डेली लाइफ है वहां पे हम बहुत सारे टैक्सोनॉमिकल स्टडीज करते हैं, हालांकि हमें पता नहीं चलता कि ये टैक्सोनॉमिकल स्टडीज है ना। तो हम रिजेम्बलेंस चेक करते हैं, ये इसके जैसा दिखता है, ये बर्ड तो मैंने देखी हुई है, ये बर्ड ना उस बर्ड के जैसा दिखता है, तो यही है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। आप सिमिलरिटी चेक कर रहे हो, ये उसके जैसा दिखता है, तो देखो रिलेशनशिप फाइंड करते हैं हम, तो क्या ये इससे रिलेटेड है? जो ब्रांच ऑफ स्टडी में ये सारा जो डाइवर्सिटी ही नहीं बल्कि रिलेशनशिप भी चेक किया जाता है उसी को हम बोलेंगे सिस्टमैटिक्स। तो डाइवर्सिटी था तो क्लासिफिकेशन था वो टैक्सोनॉमी, अब उसके साथ रिलेशनशिप ऐड हो गया आपका सिस्टमैटिक्स। देखिए तो सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच ऑफ साइंस है जो वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को मतलब उसको लेके स्टडी होता है, और सिर्फ वही नहीं, उसमें और एक क्या चीज आता है, रिवील करता है ट्रेंड्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आते हैं, जैसे कि मंकी से शिंपैंजी। अभी शिंपैंजी तो 2 पैरों में चल सकता है, हम भी 2 पैर में चल सकता है, तो क्या वहां से हमारा कोई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, हम कनेक्टेड है इवोल्यूशनरी? तो ये जहां पे आता है इसी को हम बोलेंगे फाइलोजेनी। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप से फाइलोजेनी कैसे कनेक्ट होता है? क्योंकि अगर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है इसका मतलब जेनेटिकली हम कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड है। सोच लीजिए कि हमारा जो ग्रैंड पेरेंट है उसके साथ अगर हम वहां से तो हम आए हैं हमारा ग्रैंड पेरेंट से, तो उनके साथ अगर हमारा जेनेटिकल सिमिलरिटी रह सकता है तो सालों या लाखों सालों पहले
शायद जो ऑर्गेनिज्म से धीरे धीरे हम इवॉल्व हुए हैं उसके साथ भी हमारा एक जेनेटिकल कनेक्शन रहेगा। तो ये जो स्टडी करने का तरीका है वहीं पे आते हैं ये वर्ड दैट इज कॉल्ड फाइलोजेनी, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टडी करने के साथ अगर जेनेटिक्स ऐड हो जाए तो उसे हम फाइलोजेनी के नाम देंगे। ठीक है, तो सिस्टमेटिक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये वो स्टडी है ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स और क्या, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग देम। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जब हम स्टडी करेंगे उससे जेनेटिक्स ऐड होगा तो उसको हम फाइलोजेनी का नाम देंगे। अभी देखिए, तो हम बोल सकते हैं कि सिस्टमेटिक्स का एक की पार्ट है टैक्सोनॉमी। ठीक है, देखिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होगा, अभी फिर आ गया हायरार्की यानी कि स्टेप्स। टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो होगा वहां पे आते हैं 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरीज वहां पे ऐड होते हैं। क्या क्या, चलिए जानते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। फैमिली, जीनस और स्पीशीज, ये जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज है इसको लेके हम काम करेंगे। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आ गया किंगडम, उसके बाद आते हैं फाइलम, उसके बाद आते हैं क्लास, उसके बाद आते हैं क्या, ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, जेनस और स्पीशीज। यही है हमारा 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो इस नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर बल्कि हमारा जो बायोलॉजी का आगे का पढ़ाई रहेगा, जो ऑर्गेनिजम्स को लेके हम बात करेंगे उसके लिए ये सातों के सातों कैटेगरी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखिए हम बात करेंगे कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज के बारे में। मतलब ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये इतना वास्ट है, इतना डाइवर्स है, उसको बस 7 कैटेगरीज पे डिवाइड करना इज नॉट इजी। तो इसीलिए हमें उसके अंदर कुछ और इंटरमीडिएट कैटेगरीज को लाना पड़ा। क्या क्या है वो इंटरमीडिएट कैटेगरीज, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है सब किंगडम। तो सब, जब ये प्रीफिक्स ऐड होगा, सब मतलब क्या आएगा, नीचे आएगा। किसके नीचे आएगा, किंगडम के नीचे आएगा। मतलब इससे पहले है किंगडम, उसके बाद आता है सब किंगडम। देन आते हैं ग्रेड, देन आता है डिवीजन। अभी इस डिवीजन के बारे में मैं एक बात बोल दूं, डिवीजन हम यूज करेंगे फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स का जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे तब हम डिवीजन करेंगे। किसके बदले में, वहां पे हम फाइलम यूज नहीं करेंगे, वहां पे हम फाइलम यूज नहीं करेंगे बल्कि हम डिवीजन का यूज करेंगे। तो फिर क्या होगा, ये डिवीजन हम कहां पे यूज करेंगे, प्लांट्स पे। तो डिवीजन के बाद आएगा क्या, सब डिवीजन। यानी कि जब एनिमल्स का बात करेंगे तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, एनिमल्स का बात करेंगे तो हम वहां पे सब फाइलम लिखेंगे, सब फाइलम लिखेंगे। तो उसके बाद क्या आता है, सब फाइलम, ये हम यूज करेंगे इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स यूज करेंगे। देखिए उसके बाद आते हैं सुपर क्लास, फिर आता है सब क्लास, और सुपर क्लास और सब क्लास के बीच में आता है क्लास। तो जब भी ये सुपर, ये जो प्रीफिक्स है ये हम ऐड करेंगे मतलब वो क्लास से पहले आएगा। तो ये बात तो क्लियर है, सुपर मतलब अगर कहीं पे हम सुपर यूज करें तो वो होगा आगे, उसके बाद आएगा जो ओरिजिनल इसके बाद का वर्ड आता है वो यहाँ पे, और सब आता है तो इसके नीचे। तो सुपर और सब का कंसेप्ट आई थिंक इज क्लियर। तो हो गया, उसके बाद सब क्लास। तो आप ही बोलो कि सब क्लास के बाद क्या आ सकता है, सब क्लास के बाद आएगा सुपर ऑर्डर, उसके बाद आएगा ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे होगा, उसके बाद आएगा सब ऑर्डर, सब ऑर्डर के बाद क्या आता है, सुपर फैमिली, सुपर फैमिली के बाद क्या आएगा, सब फैमिली, लेकिन इसके बीच में आएगा भैया फैमिली, उसके बाद सब फैमिली, उसके बाद आता है सब स्पीशीज, यानी कि सब फैमिली और सब स्पीशीज के अंदर घुसा हुआ है जो हमारा एक ऑब्लिगेट कैटेगरी है, दैट इज द स्पीशीज, उसके बाद सब स्पीशीज। तो ये है हमारा इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स जिसको लेके हम डील करेंगे। ठीक है, मैं बोल रही हूं इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो है ये, जिसको लेके हम बाद में और डिटेल्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखिए, अब जो ये टैक्सोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा भैया ये सबसे पहले किया कौन था, कौन हमें इसका कॉन्सेप्ट दिया था लिनियस ने, कैरोलस लिनियस। वो थे वो फर्स्ट टैक्सोनॉमिस्ट जिन्होंने ये हायरार्की और टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज यानी कि टैक्सा के बारे में सबसे पहले बात की थी। उसके बाद देखिए ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ऑफ लिनियस है, लिनियस ने जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दिए थे वो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज नहीं था। क्या क्या था, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने किंगडम का कॉन्सेप्ट दिया था, उसके बाद उन्होंने यूज किया था क्लास, उसके बाद ऑर्डर, देन
जीनस और देन स्पीशीज। देखिए यहाँ पे क्या क्या नहीं है, यहाँ पे नहीं है दो चीज, यानी कि यहाँ पे था हमारा फाइलम जो कि यहाँ पे एब्सेंट है, और एक चीज एब्सेंट है जो कि था हमारा फैमिली, फैमिली ऑर्डर जेनस स्पीशीज, तो फैमिली भी यहाँ पे एब्सेंट है। तो यही था उनका 5, यानी कि 1 2 3 4 और 5, ये 5 कैटेगरीज के बारे में उन्होंने बात की थी। फिर आए एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था हेकल। हेकल ने क्या कहा, नहीं मैंने भी कुछ पाया है, उसको भी इंक्लूड करो यहाँ पे। तो क्या है वो था फाइलम। तो फाइलम को कहां पे दर्जा दिया गया, सेकंड पोजीशन पे फाइलम को दर्जा दिया गया। तो अगर सवाल आए कि फाइलम ये जो टैक्सा है ये कौन इंट्रोड्यूस किया था, लिनियस ने नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उसको इंट्रोड्यूस किया था हेकल ने। देखिए अभी जो है सबस्पीशीज के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो कोविड के दौरान सबस्पीशीज के बारे में हम सबका एक आइडिया है, क्यों, लैम्ब्डा वेव आ रहा है, ओमेगा वेव आ रहा है ऑफ द सेम कोरोना वायरस। तो ये लैम्ब्डा वेव, ओमेगा वेव, ये सब क्या था, कोरोना वायरस का सबस्पीशीज था, सारे के सारे कोरोना वायरस ही थे, उसके सबस्पीशीज थे। मतलब एक स्पीशीज जो है कभी कभी सबस्पीशीज बन सकते हैं, एक स्पीशीज कभी कभी सबस्पीशीज हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन दिखा रहे हैं वो, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल वेरिएशन, इसीलिए इसको कहा जाता है इंट्रास्पेसिफिक वेरिएशन, इंट्रास्पेसिफिक वेरिएशन नाम दिया जाता है इसका। तो अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बात हम करें तो देखो यहाँ पे एक रैंक की बात हो रही है। ये रैंक कैसा रहेगा, देखो टैक्सा को अब तक हम हर एक कैटेगरी को टैक्सा बोल रहे थे, अब टैक्सा से फटाक से हम बोल रहे हैं रैंक। ऐसा क्यों, इस पिक्चर को गौर से देखो, इस पिक्चर को देखने से आपको पता चलेगा कि देखो किंगडम सबसे पहले है, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, और ये हर एक जो स्ट्रक्चर में बना रही हूं बिल्कुल स्पोर्ट्स वाला पोडियम की तरह दिख रहा है ना, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये जो पोजीशन दिया गया है उसी को तो हम बोलेंगे भैया रैंक, क्योंकि हम रैंकिंग कर रहे हैं। अब तक हम बड़ा छोटा जो बीच वाला है सबको बोल रहे थे टैक्सा, लेकिन जब भी हम उसे ऐसे दर्जा दिया रहा है, देखिए एक स्टेयरकेस वाला है, यानी कि हम उसका हायरार्की कर रहे हैं, कैसे स्टेपिंग कर रहे हैं, सबसे ऊपर किंगडम, उसके बाद फाइलम, उसके बाद क्लास, तो तभी हम उसको रैंक का नाम दिया जाएगा, तभी हम उसको रैंक बोलेंगे। तो कितना रैंक, यहाँ पे 7 रैंक है। सबसे पहला ऊपर क्या रहता है, किंगडम, सबसे नीचे क्या आएगा, स्पीशीज आएगा। तो आई थिंक हम जो टैक्सोनॉमी के बात कर रहे थे, जो 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बात कर रहे थे, ये इसका कॉन्सेप्ट हमारे लिए क्लियर है। तो चलिए आगे चलेंगे, हम इस 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि इस 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को कैसे यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन यानी कि टैक्सोनॉमी के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को हम लोग का वीडियो कैसा लग रहा है ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, और ड्रीम्स एजुकेशन सेंटर का जो फेसबुक पेज है और यूट्यूब चैनल है वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर आप लोग ड्रीम्स ऑनलाइन क्लास का रेगुलर वाइज क्लास करना चाहते हैं तो विजिट करिए हम लोग का वेबसाइट www.dreamsonlineclass.in, और आप लोग वेबसाइट से अगर ना करें तो आप लोग एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर में अवेलेबल है। ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे रजिस्टर कर लीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं कोई दूसरे और वीडियो पे। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर।